तो दोस्तों डेमो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपको पिछला एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 5 और 6, जिसको समझने के लिए आपको पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज में टाइमलाइन को काफी घुमा फिरा के दिखाया गया है। अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमें जेफ के फ्लैशबैक से दिखाया जाता है, जहाँ वो प्रेजेंट टाइम जो 1991 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 1987 की घटना के बारे में बता रहा था, जहाँ वो ऑफिसर्स को बताता है एक बार उसने किसी का पोस्टर न्यूज़पेपर में देखा था जो लड़का उसे बहुत पसंद आया था और उसी लड़के का फ्यूनरल था। फ्यूनरल के बाद जेफ ने प्लान बनाया कि वो लड़के की कब्र खोदकर उसकी बॉडी बाहर निकालेगा और उसके साथ इंटीमेट होगा। तो उस समय पुलिस ऑफिसर जेफ से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जिस पर जेफ कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके बाद ऑफिसर जेफ से पूछते हैं तुमने जो पहले दूसरे मर्डर किए थे उन दोनों लड़कों का नाम क्या स्टीव था? क्या वो दोनों का मर्डर तुमने इंटेंशनली किया था या वो एक्सीडेंट था? जिस पर जेफ कहता है मुझे नहीं पता था वो दोनों लड़कों का नाम स्टीव था, बट वो दोनों मर्डर मुझसे एक्सीडेंटली हो गए थे। सेकंड स्टीव के मर्डर के टाइम मैंने खुद ड्रग्स कर लिया था, जिसकी वजह से मुझसे ऐसा हो गया। फिर ऑफिसर जेफ से पूछते हैं उसके बाद तुमने मर्डर्स क्यों किए? तो जेफ बताने लगता है मुझे फिर आदत सी पड़ गई थी। मैं क्लब में जाता था और वहाँ से किसी को ग्रैंडमा के घर ले आता था और फिर उन लोगों के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उनको बेहोश कर देता था और उनका मर्डर कर देता था और फिर मैं उनके साथ इंटीमेट होने लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को दर्द हो और वो दर्द से चिल्लाएं। जेफ बताता है मैंने अपनी ग्रैंडमा के वहाँ 3 लोगों का मर्डर किया है। उसके बाद जेफ ऑफिसर्स को बताता है कि उसकी ग्रैंडमा को बदबू आना शुरू हो गई थी। वो हमेशा मुझे इस बात के लिए टोकते रहती थी, जिस वजह से मैंने लाश को टुकड़े करके उन 3 बैग्स में भर के कचड़े में फेंक देता था, जिससे बदबू आना बंद हो गई थी। फिर ऑफिसर जेफ से पूछते हैं क्या तुम्हारी ग्रैंडमा को कभी तुम पर शक नहीं हुआ? जिस पर जेफ कहता है शायद वो जानकर भी कुछ जानना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार उन्हें मेरे रूम से जानवरों का कंकाल मिला, जो बात मेरी ग्रैंडमा ने मेरे फादर को बता दी थी। जिस पर मेरे फादर ग्रैंडमा के वहाँ आकर चेक करने लगे और मुझे वार्निंग देकर चले गए। उसके बाद मैंने कई महीने तक कुछ नहीं किया, लेकिन मुझसे एक बार फिर से गड़बड़ हो गई थी। जब क्लब के बाहर मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम रॉन था। उसकी गाड़ी की बैटरी लो होने के कारण स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो देखकर मैंने उसे साथ घर चलने को बोला। मैंने उसे कहा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी कार मेरे कार से टो कर दूंगा। जिस पर रॉन उसके साथ उसके घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद जेफ टाइम पास कर रहा होता है, जो देखकर रॉन जेफ से बोलता है मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाना है। उसके बाद जेफ उसे ड्रग्स मिलाकर रॉन को ड्रिंक पीने देता है, जिससे रॉन बेहोश हो जाता है। तभी उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और रॉन को बेहोश देखकर उसके पास बैठ जाती है। ग्रैंडमा पूरी रात रॉन के पास बैठी रहती है और मॉर्निंग होने पर उसे बस पर बैठाकर घर लौटा देती है, लेकिन उसका नशा रात से उतरा नहीं रहता है और उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। उसके बाद रॉन हॉस्पिटल से जेफ की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो पुलिस को बोलता है जेफ ने उसे बेहोश करके मारने की कोशिश की, जो पुलिस ऑफिसर इग्नोर करते हुए उसे वहां से रिटर्न भेज देता है। पुलिस ऑफिसर जेफ के घर इंक्वायरी करने जाते हैं, जहां जेफ की ग्रैंडमा भी होती है। जेफ ऑफिसर्स को बताता है रॉन शराब के नशे में क्लब के बाहर पड़ा था, इसलिए वो उसे घर ले आया था और उसकी ग्रैंडमा भी उसके साथ ही थी। ऑफिसर जेफ और उसकी ग्रैंडमा का स्टेटमेंट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रॉन जेफ को किसी और के साथ जाते हुए देखता है और वो उस लड़के को रोकते हुए कहता है इसके साथ तुम मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। जिस पर वो बंदा जेफ को वहाँ से छोड़कर भाग जाता है और जेफ टैक्सी में बैठकर घर चले जाता है। सीन कट होकर किसी टीन एज लड़के को जेफ के घर से बाहर भागते हुए दिखाया जाता है। घर पहुंचने पर घर के बाकी सदस्य उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेफ जॉब कर रहा होता है। तो ऑफिसर्स आके जेफ को मॉलेस्टेशन के केस में अरेस्ट कर लेते हैं और जेफ की पेशी कोर्ट में होती है। सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद जज जेफ को 1 साल का सुधार गृह की सजा सुनाता है। सुधार गृह जाने के पहले जेफ को उसके डैड घर पर ले आते हैं ताकि वो अपने कपड़े और जरूरी सामान की पैकिंग कर ले। अगले सीन में हम जेफ के मॉम डैड को उनके घर रिटर्न जाते हुए देखते हैं, जहाँ जेफ के डैड अपने वाइफ से बोल रहे थे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो जेफ इतना बिगड़ गया। उसके बाद जेफ के डैड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने कई बार जेफ के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन जेफ कोई ना कोई बहाना बना देता था। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 14 साल के बच्चे का मॉलेस्टेशन करने की वजह से जेफ का ट्रायल चल रहा था, जहाँ विक्टिम के डैड कोर्ट में बहुत ही इमोशनली जज को सारी घटना के बारे में बता रहे थे। इसी बीच हमें जेफ के डैड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो जज को जेफ के लिए मर्सी लेटर लिखते हैं, जिस वजह से जज जेफ को केवल 1 साल की सजा सुनाता है। कहानी 1 साल बाद पर शिफ्ट होती है, जहां जेफ जेल से रिलीज होता है, जो रिलीज होने के बाद काफी बदला बदला सा दिख रहा था, जो देखकर जेफ के डैड खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से अभी भी गिल्ट में थे। बाद में जेफ के डैड बोलते हैं फिलहाल तुम 1 हफ्ते ग्रैंडमा के साथ रहोगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खुद ढूंढना होगा। लास्ट सीन में हमें
में जेफ को किसी ब्लैक लड़के के साथ दिखाया जाता है। जेफ उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने ले जा रहा था और इस तरह एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत 1960 का दिखाया जाता है, जहाँ किसी लेडी ने बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश था। सीन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है, जहाँ वो डॉक्टर से बताती है कि मेरा बेबी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। जिस पर डॉक्टर उस लेडी को बताता है कि बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा दवा के रिएक्शन की वजह से वो बहरा हो गया है, अब वो कभी सुन नहीं पाएगा। फिर कहानी 1991 प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें टोनी नाम के लड़के को गे क्लब में डांस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था, बट जब उसे पता चलता है कि वो डेफ है तो वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। इस बात से टोनी बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें टोनी जैसे दो लोग टोनी से साइन लैंग्वेज में बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ वो लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं उसका डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ टोनी उनसे साइन लैंग्वेज में कहता है मुझे मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है, जिस पर उसका एक फ्रेंड बोलता है तुम ब्लैक हो, गे भी हो, तो फिर तुम्हें मॉडलिंग का जॉब कौन देगा। जिस पर टोनी कहता है वो तो मैं पहले से हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपना पैशन पूरा करके रहूंगा। अगला सीन हमें टोनी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। उसी बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलता तो वहाँ उसका एक फ्रेंड खड़ा था, जो टोनी से बताता है उनके एक फ्रेंड रिको का मर्डर हो गया है। रिको वही 3 बच्चों में से एक होता है, जिसके साथ पिछले सीन में हमें टोनी को क्लब में दिखाया गया था, जो सुनकर टोनी बहुत उदास हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं टोनी किसी और शहर में जाने के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहता था, जिस पर उसकी माँ उसे रोकती है। लेकिन टोनी कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने पैर पर खड़ा होना है और मैं घर वालों के भरोसे नहीं रह सकता। वहाँ से टोनी दूसरे शहर में चले जाता है, जहाँ टोनी अपना रिज्यूमे लेकर काफी जगह जॉब पर जाता है, लेकिन उसके गूंगे बहरे होने के कारण उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। बट एक जगह लकीली उसे मॉडलिंग की जॉब मिल जाती है, जिससे टोनी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें टोनी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है मुझे इस वीकेंड पर घर क्यों बुलाया, जिस पर उसकी बहन बोलती है मुझे बेबी होने वाला है, जिसका नाम मैं तुम्हारे नाम पर रखने वाली हूँ, इसलिए हम चाहते हैं जब तक तुम हमारे साथ रहो। जो सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें टोनी को गे क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ जेफ उसे देख रहा होता है। इस पर टोनी का फ्रेंड उससे कहता है वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, जिस पर टोनी जेफ से बात करने चले जाता है, जहाँ दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं। यहाँ जेफ को पता चल जाता है कि टोनी बहरा है, जो देख टोनी को ऐसा लगता है जेफ भी उसे रिजेक्ट कर देगा, पर जेफ ऐसा नहीं करता है। टोनी के साथ वो डांस करने लगता है और दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। डांस करने के बाद जेफ टोनी से अपने अपार्टमेंट चलने को कहता है, लेकिन टोनी मना करते हुए कहता है उसके लिए हमें एक दूसरे को अच्छे से समझना होगा, और ये बोलकर टोनी चला जाता है। अगले दिन टोनी और जेफ फिर मिलते हैं और दोनों साथ में सारा दिन बिताते हैं, और उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश दिखते हैं। सीन कट होता है, जहाँ जेफ के मॉम डैड जेफ के अपार्टमेंट में आए हुए रहते हैं, जहाँ जेफ उन्हें काफी बेहतर और खुश दिखता है। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था, उसका अपार्टमेंट भी एकदम नीट एंड क्लीन था, जो देखकर उनको बहुत खुशी होती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है टोनी के कारण जेफ इतना चेंज हो गया था। अगला सीन हमें जेफ का दिखाया जाता है, जहाँ जेफ टोनी को अपना अपार्टमेंट दिखा रहा होता है। फिर जेफ टोनी के लिए ड्रिंक बनाता है और वो उसमें ड्रग डालने वाला ही होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जेफ टोनी को नॉर्मल ड्रिंक देता है और ड्रिंक करने के बाद वो टाइम पास करने के लिए कोई गेम जैसे लूडो खेलने लगते हैं। सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। टोनी टाइम देखता है और फौरन रेडी होकर जाने लगता है, लेकिन जेफ उसे जाने से मना करता है, जिस पर टोनी कहता है मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है और हम नेक्स्ट वीक जरूर मिलेंगे, जिस पर जेफ हथौड़ा लेकर उसे मार देता है। जिससे हमें पता चलता है जेफ को उसके डिजायर के अलावा कोई छोड़ के जाता है तो वो साइको हो जाता है, और फिर वो क्या करता है उसे खुद को भी नहीं पता होता है। अगले सीन में हमें टोनी की मॉम टोनी की मिसिंग रिपोर्ट करते हुए दिखाई जाती है, लेकिन टोनी का कोई पता नहीं चलने के कारण उसकी मॉम खुद टोनी के मिसिंग पोस्टर्स पूरी सिटी में लगाने लगती हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। जेफ प्रोटेस्ट देख लेता है और वो शायद गिल्टी फील कर रहा होता है और घर जाकर सारे लोगों की आईडी निकालता है जिसका उसने मर्डर किया होता है, और उनमें से एक लड़के की फैमिली को कॉल करके बोलता है वो नहीं रहा, आप लोग को उसे ढूंढ कर कोई फायदा नहीं। लास्ट सीन में हम जेफ को रेफ्रिजरेटर से मीट निकाल कर पकाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेफ का पागलपन इस हद तक पहुंच गया है कि अब उसने ह्यूमन मीट खाना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह एपिसोड 6 भी एंड हो जाता है। होप यू लाइक माई explanation. If you love this type of series and movies, so please do subscribe and like to our channel. Thank you.